circular orbits in the gravitational field. ओके अब ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इनका क्या कॉन्सेप्ट और क्या नहीं है। इनमें एक अजीब सी बात यह है, मार्कर्स किधर है साहब, चक्कर मैंने कहां रख दी। जब हम सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो ये बनता है चैप्टर नंबर 1, और जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की तो ये बनता है चैप्टर नंबर 3। सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या पढ़ा आपने भाई? एक फोर्स पड़ी हुई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर सर्कल में मूव करना है तो उसके लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड है? एक फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो रिक्वायर्ड है भाई, ठीक है जी। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में या सर्कुलर मोशन में क्या चाहिए होता है? एक फोर्स चाहिए होती है जिसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू क्या? दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होती है? अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। क्या होता है जनाब साहब? वो होता है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। सो यू नो, यहां पे आपके पास एक आता है सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें एक्चुअली फोर्स कौन सी होती है? उसमें होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे लगता है मैंने लास्ट में लेक्चर लिया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है कुछ ना कुछ इसके बारे में, दोबारा शुरू से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ाया हुआ है? हमने ये पढ़ा है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में 2 केसेस बनते हैं। कौन कौन सा केस? या तो आप यूं समझ लें कि सूरज के इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, वो सोलर सिस्टम को ले लें आप, या किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द मून घूम रहा है या कोई सैटेलाइट घूम रही है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, उसको आप ले लें सैटेलाइट सिस्टम के तौर पर। 2 सिस्टम्स मैंने पढ़ाए, या मैंने सोलर सिस्टम पढ़ा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ जी हुजैफा, या सोलर सिस्टम पढ़ा है, आ जाए बेटा अंदर, आ जाए, यहाँ आ जाए। या सोलर सिस्टम पढ़ाया हुआ है या फिर क्या पढ़ाया है? सैटेलाइट सिस्टम पढ़ा है। दोनों के ऊपर एक ही फॉर्मूला लगाया, क्या कि दोनों में हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कि कौन होगी? जो कि ग्रेविटेशनल होगी। तो हमने आई थिंक इन दोनों को इक्वेट भी किया हुआ है। इन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वैसे अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को एज Fc इज इक्वल टू एज Fg इक्वेट किया हुआ है, तो आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक mv² ओवर r एंड इट वाज g m ओवर r का स्क्वायर। क्या बनता है अल्टीमेटली? इट इज v इज इक्वल टू क्या? g m ओवर r, और उसका क्या? अंडर रूट। और हम इस फार्मूले का क्या मतलब निकालते हैं? हम कहते हैं कि सर जी इस फार्मूले का मतलब ये है कि क्या क्या चीज निकलेगी यहां से? एस्केप वेलोसिटी नहीं निकलेगी। जो भी प्लैनेट जिस भी ऑर्बिट में है उसकी ऑर्बिटल स्पीड निकलेगी। ये जो भी सैटेलाइट जिस भी ऑर्बिट में है उसकी ऑर्बिटल स्पीड निकलेगी। तो यहां से हमने इसको बोला भाई जी क्या चीज है ये? दिस इज v ऑर्बिटल, दैट इज ऑर्बिटल स्पीड। और उस ऑर्बिटल स्पीड का ताल्लुक किसके साथ है? कैपिटल G तो कांस्टेंट है। आई थिंक इसका ताल्लुक वैसे 2 चीजों के साथ है कि जिस भी आप ऑर्बिट में है उसके सेंटर पर सन है या प्लैनेट है, मतलब प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो उनका सेंटर पर सन का मास होगा, सैटेलाइट्स घूम रही हैं तो उनके सेंटर पर प्लैनेट का मास होगा। एक वो मास मैटर करता है, और दूसरी चीज क्या मैटर करती है? दिस वन, व्हाट इज दिस? दिस इज दैट ऑर्बिटल, क्या इसका भी नाम रखा हुआ है कुछ, ऑर्बिटल रेडियस। आई थिंक ये टर्म्स भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहीं पढ़ाई भी हैं। तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा दिया था, और फिर हमने ये ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल क्या बोलते हैं रेडियस की टर्म्स भी हमने सीख ली थी। और अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट निकला था वो क्या था? वो था ये सर जी, ये कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ फाई, दिस gm over r, what is that? That is phi at that location. At which location? जिस लोकेशन पर जो चीज ऑर्बिट कर रही है उसका एक पर्टिकुलर फासला है ना, उसका एक पर्टिकुलर रेडियस है, पर्टिकुलर पोजीशन है, उस पोजीशन पर कोई पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल का अगर आप क्या ले लें? अंडर रूट ले लें,
तो आपको उस ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल स्पीड पता चल जाएगी। आई थिंक ये हमारा लास्ट लेक्चर था जी, यहीं तक हमने लिखा हुआ है। क्या इसमें किसी को परेशानी है? यहां से आगे मैं आज का लेक्चर जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। हमने एक चीज तो डेवलप कर दी थी कि दोबारा से 2 एग्जांपल्स देने लगा हूं। एग्जांपल नंबर 1, सूरज के इर्द गिर्द कौन घूम रहा है? प्लैनेट्स घूम रहे हैं। किस शक्ल में घूम रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स की शक्ल में घूम रहे हैं। पहली बात, मतलब उधर उनके लिए भी क्या चाहिए? उनको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, उनके ऊपर भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर दूसरी केस क्या है? जमीन के इर्द गिर्द या किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द उसका एक नेचुरल सैटेलाइट होता है जिसको उसका मून कहते हैं। अब हमारे वाले मून को मून कहते हैं, और उस दिन हमने पता नहीं किसका मून था जिसको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसमें किसी को परेशानी है? तो अब सिंपल सी बात है कि जब आप किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे तो आपके ऑर्बिट का एक रेडियस होगा जो कि किसके बराबर होगा? जो कि आपके जिस सिस्टम में है उस सिस्टम के सेंटर पर जो है, उसके सेंटर से लेकर आपके सेंटर तक जो फासला होगा वो क्या होगा? ऑर्बिटल रेडियस कहलाएगा। फिर जब आप घूम रहे होंगे तो आपकी उस ऑर्बिट में एक स्पीड होगी जो कि ऑर्बिटल स्पीड कहलाएगी। उस ऑर्बिटल स्पीड की जो डायरेक्शन होगी, अगर आप उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहना चाहते हैं, तो उस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी, या वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं, डायरेक्शन मोशन परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, या परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जिस भी पोजीशन पर आप हैं, मतलब जिस भी पोटेंशियल पर आप हैं, उस पोटेंशियल का आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब जिस भी पोटेंशियल पर आप हैं का मतलब क्या है कि वो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लैनेट किस पोटेंशियल पर है, वो सूरज के हिसाब से किस पोटेंशियल पर है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर मून के घूमने की बात होगी तो मून अर्थ के हिसाब से अर्थ की फील्ड में किस पोटेंशियल पर है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये आई होप आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, सो आई थिंक जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल है क्या होगा, उतना ज्यादा आपकी ऑर्बिटल स्पीड होगी। अब एक मसला है, मुझे एक बात बताइए, ये ज्यादा होगा कि कम होगा का चक्कर हमने पोटेंशियल के साथ कैसे किया था? पोटेंशियल का अपना असल में फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? -gm/r या -gm/d आप उसको कह सकते हैं। लेकिन तब ज्यादा है कि कम है, वो हमने पहले क्वाड्रेंट में सीखा था कि चौथे क्वाड्रेंट में सीखा था। तब हमने कम है कि ज्यादा किधर सीखा था? चौथे क्वाड्रेंट में सीखा था। और चौथे क्वाड्रेंट में हालांकि वहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था? नहीं, जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा हो रहा था पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था? मैग्नीट्यूड भाई मेरे सवाल पे भी तो ध्यान दो ना, जो पढ़ाया है वही तो नहीं जवाब देना। मैं पूछते पूछते सवाल भी तो चेंज कर रहा हूँ। वो कैसा ज्यादा हो रहा था? मुझे पता, मैंने पढ़ाया ज्यादा हो रहा था, मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं हो रहा था भाई। मैंने वहां पे आपको कुछ तरह से ट्रिक किया हुआ है कि आप चेक करें डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो पोटेंशियल ऊपर जा रहा है। वो चौथे क्वाड्रेंट में ऊपर जा रहा था। किधर जा रहा था? अब जरा चौथे क्वाड्रेंट को दोबारा दिमाग में लाएं, उसमें माइनस को दिमाग में लाएं। अब जरा ऑब्जर्व करें मेरे सवाल को कि अगर डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, मैंने ये नहीं कहा कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, मैं पोटेंशियल की एक स्पेसिफिक चीज पूछ रहा हूं। क्या पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? प्लीज ये बताइए। सब तो कम हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको साइड पर ड्रॉ करके दे देता हूं। ये पोटेंशियल है -10, यहां पोटेंशियल है -5, यहां पोटेंशियल है -1। अब आप माइनस माइनस को भूल जाएं जरा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं तो माइनस की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं। तो जब आपका डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो मैग्नीट्यूड पहले क्या था? 10, फिर क्या था? 5, फिर क्या था? 1। अब मैं वो माइनस के चक्कर में जाना भी नहीं चाहता। पूछे क्यों? वो तो मेरा अपना एक मसला था। कौन सा वाला मसला? वो डेफिनेशन वाला मसला। कौन सा मसला था जी? कि वो उसने पता नहीं अजीब सी कोई डेफिनेशन लिखी हुई थी, वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग द मैथ्स फ्रॉम इन्फिनिटी। तो मैंने वहां पे माइनस एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरा टॉपिक वहां खत्म हो गया। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है v = समथिंग वाली, बेटा वहां जगह v = समथिंग वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में
मैंने अंडर रूट ऑफ द पोटेंशियल लिया है, क्या मैंने अंडर रूट ऑफ द मतलब पोटेंशियल का पॉजिटिव नेगेटिव पूरा डाला हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्या मैं अंडर रूट के अंदर माइनस पोटेंशियल इस्तेमाल कर भी सकता हूँ? नहीं बेटा, तो मैं कर ही नहीं सकता। पहले तो मसला मैथ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने, इसका मतलब है कि मेरे अंडर रूट के अंदर पोटेंशियल है जरूर, लेकिन पोटेंशियल का कौन है? उसका मैग्नीट्यूड है। पोटेंशियल का कौन है भाई? पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, और मैं उसके बाहर माइनस भी नहीं लिखना चाहता, मुझे स्पीड चाहिए। मैं तो वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? मैं तो स्पीड की बात कर रहा हूँ। मैंने तो नाम वेलोसिटी रखा ही नहीं है, मैंने तो नाम रखा है ऑर्बिटल स्पीड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन मुझे वैसे ही जनरली पता है, हर लम्हे किधर, हर लम्हे टेंजेंट पर, ठीक है। तो और फोर्स मुझे पता है हर लम्हे किधर, टुवर्ड्स द सेंटर पर। अब मसला एक रह गया है कि सर जो आपने ये इक्वेशन लिखी है, क्या इस इक्वेशन में आप पोटेंशियल के साइन की को इन्वॉल्व करेंगे या सिर्फ पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे? हाँ जनाब साहब, खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। आप कहेंगे सर ये इक्वेशन पहले भी तो आई थी। जी आई थी, बताइए कहाँ आई थी? वो एस्केप वेलोसिटी में आई थी, लेकिन वहां क्या था? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स पोटेंशियल। अच्छा, वहां भी आपसे सवाल है, वो 2 टाइम्स पोटेंशियल वाली इक्वेशन वहां कहां से आई है? वहां भी कोई डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा जीपीई से आई है। तो जब आपने डेल्टा के ई इक्वल डेल्टा जीपीई किया था, वहीं पर आपने एक असूल बना नहीं दिया था क्या, कि मैं तो माइनस साइनस लूंगा ही नहीं, मैं तो डेल्टा के ई में जस्ट चेंज इन काइनेटिक लूंगा और दूसरी तरफ चेंज इन जीपी लूंगा। माइनस आया भी तो क्या करूंगा? या तो मैं माइनस को पहले इग्नोर कर दूंगा, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, या बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कर। और अगर मैंने कहीं पे ना किया, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल ही किया, और फाइनल माइनस इनिशियल के चक्कर में अगर क्या हो गया, अगर माइनस आ भी गया तो मैं माइनस को क्या करूंगा? इग्नोर कर दूंगा। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि हम वहां पे भी क्या करना चाहते थे, हम वहां एनर्जीज के चेंजेस की जब बात कर रहे थे, तो फिर हमने वो माइनस के रफड़ से निकल चुके थे। हमने कहा जस्ट चेंज चाहिए, ये चेंज का जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यहां पर भी बेटा मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इतनी लंबी चौड़ी तकरीर किस बात के लिए बांधी है? एक बात के लिए बांधी है कि फाई यहां पर कौन है? पोटेंशियल है, बिल्कुल है, लेकिन फाई पोटेंशियल का क्या है? यहां पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है। आप यहां पर क्या नहीं लिखिएगा या क्या मत सोचिएगा, आप यहां पोटेंशियल के साथ साइन मत सोचिएगा, क्योंकि साइन सोचने से ही क्या होगा, वो अंडर रूट ही कहेगा जी मैं तुम्हारा आंसर ही नहीं निकालता। ये क्या बात हुई? ठीक है, उसने आंसर ही नहीं निकालना। तो दिस इज वन ऑफ दोज इक्वेशंस जिसमें पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और यहां पर अगर मैं कोई रिलेशन बनाऊंगा भी, तो मैं रिलेशन भी पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के साथ बनाऊंगा। जरा मुझे प्लीज बताइए, आपने आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है? मैं समझ उस आखिरी लाइन पे कमेंट करना चाहता हूं। आपने देखा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ क्या? ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू क्या? द अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पोजीशन। नो, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या? ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड किसके लेना है? मैग्नीट्यूड का वर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पीछे लिखिएगा, अंडर रूट के बाद। ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट या एट दैट पोजीशन। ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू क्या जनाब साहब? द अंडर रूट ऑफ, उसके अंदर क्या लिखें? अंडर रूट के अंदर क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट या एट दैट पोजीशन या एट दैट डिस्टेंस या एट दैट रेडियस या व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहते हैं। जी तो जनाब साहब, अच्छा अब मैंने एक काम क्या कर दिया? मैंने एक काम तो ये कर दिया है कि ये क्या बोलते हैं आपका, ये जो यूं समझिए मैंने टॉपिक क्या डेवलप करना है। आप अपने पिछले कॉलम्स को बराबर करिए, जो भी आपके कॉलम्स हैं। कॉलम्स को बराबर कर कर ये जो भी आपने इक्वेशंस डेवलप की हैं, अल्टीमेटली इस पूरी सिचुएशन में से इक्वेशन डेवलप कौन सी हुई है बच्चों? इन दोनों को इक्वेट करके कौन सी इक्वेशन डेवलप की आपने? ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन डेवलप किया ना। तो बेसिकली टॉपिक क्या हमारा फिर? ऑर्बिटल स्पीड टॉपिक है। ऑर्बिटल स्पीड की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है आपने? पिछले पेज पे ही लिखी हुई है, ये भी पिछले लेक्चर में है। इट इज द स्पीड with which the planet revolves around the sun
या स्पीड विद विच द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये उसका डेफिनेशन आ गई। फिर इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? इसका आपने फॉर्मूला लिखा है जी, इट इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू, अभी अभी आपने फॉर्मूला डेवलप किया है, ये पहले से डेवलप हुआ है, क्या जनाब? अंडर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है जी, किसका पोटेंशियल? जो चीज घूम रही है उसका पोटेंशियल नहीं। वो जो चीज घूम रही है ना, वो जिस जगह भी घूम रही है उस जगह पर क्या पोटेंशियल है? किसका? जो सेंटर पे ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से उस जगह पर किसका कितना पोटेंशियल है। बहरहाल जिसका मतलब यही है जो आपने पढ़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने वो इक्वेशन दोबारा लिखनी है जी। आप कहें सर जी आप यही इक्वेशन है, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट ऑफ g m ओवर क्या? ओवर r। अच्छा, मैं असल में यहां से आगे दो प्रोपोर्शनैलिटीज आपको बताना चाहता हूं, जिन प्रोपोर्शनैलिटीज में मैं वो माइनस में से निकलना चाहता हूं। अगर मैं माइनस के हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटीज बनाता तो मतलब ही कुछ और निकलता। मैं भी माइनस की वाली नहीं करूंगा। मुझे लगता है यहां से एक प्रोपोर्शनैलिटी क्या बनती है? ये वाली। और दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी क्या बनती है? ये। अब आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है भाई। पिछली सारी बातें आपने लिखी हुई है, दिस इज द लेक्चर स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आप ऑर्बिटल स्पीड को दरमियान में हेडिंग दे दीजिए, दोबारा दो कॉलम्स बना दीजिए। आपके पिछले लेक्चर में भी ऑलरेडी दो कॉलम्स चल रहे थे। उन दो कॉलम्स में से क्या करिए? ऑर्बिटल स्पीड की बेशक हेडिंग दीजिए, हेलो जी। अगर आप बिल्कुल पिछले लेक्चर के साथ खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर कहीं ना कहीं आपका किधर वाइंड अप हुआ है? पिछले लेक्चर की आखिरी बात क्या चल रही है? v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, ये आखिरी बात चल रही है जी। इसी इक्वेशन में से क्या कर लीजिए? एक ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी निकाल दीजिए और एक ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी निकाल दीजिए। हेलो जी, जी तो भाई जो आपने लास्ट लेक्चर में लेक्चर लिखा हुआ है उसी के साथ कनेक्ट कर लीजिए अपने आज के लेक्चर को, और उस कनेक्शन में फौरन बात ये दो लिख दीजिए। जो भी मैंने माइनस साइनस की कहानी सुनाई है, जो भी रिवीजन कराई है, कुछ सवाल है उसमें से तो पूछ लीजिए। इससे पहले कि मैं अगला टॉपिक डेवलप करूं, अगर आपके पास कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन? नो? ओके। अब अगला टॉपिक ये कहता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यह है कि जो ऑर्बिटल स्पीड है ना वो डिपेंड करती है किस पर? एक तरफ तो आपने दिया सर जी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ क्या? अगर आप कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट तो वो डिपेंड करता है मास ऑफ द सन पर। अगर आप कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून तो वो डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ पर। इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? या मास ऑफ द प्लैनेट पर। ठीक है, अब मैं अर्थ और मून और सन ये स्पेसिफिक नहीं करूंगा। मैंने अगर प्लैनेट बोला तो उसके सेंटर पर मैं स्टार बोलूंगा, मैंने अगर मून बोला तो उसके सेंटर पर मैं प्लैनेट बोलूंगा। नहीं, अर्थ की बात नहीं होगी, कोई भी प्लैनेट हो सकता है वो। किसी को मसला इस बात से? तो एक काम करते हैं, यहां से क्या सेटलमेंट डेवलप होती है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एनी प्लैनेट इज व्हाट? is proportional या is directly proportional to the root of mass of क्या? mass of क्या जनाब? mass of the star। अगर आप कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एनी प्लैनेट का जिक्र करते हैं, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एनी प्लैनेट का जिक्र करते हैं तो वो डिपेंड करता है मास ऑफ द स्टार के ऊपर। अगर आप ऑर्बिटल स्पीड बात करते हैं किसकी? ऑफ द प्लैनेट, तो डिपेंड करेगा किस पर? मास ऑफ द स्टार के ऊपर। और अगर मैं क्या कहूं, मैं इसमें क्या तब्दीली ले आऊं? अगर मैंने बात की क्या? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एनी मून की, तो वो डिपेंड करेगा किस पर? मास ऑफ द प्लैनेट पर।
अगर आप प्लैनेट की जगह मून की स्पीड की बात करते हैं तो फिर स्टार की जगह प्लैनेट का मास आ जाएगा। किसको मसला है? मतलब वो एक वक्त में अगर आप सोलर सिस्टम की बात भी करते हैं और उसी वक्त में अगर आप सैटेलाइट सिस्टम की बात भी करते हैं, तो दिस ब्लू कलर में जो मैंने लिखा है, दिस इज फॉर द सोलर सिस्टम, जिसमें किसी भी प्लैनेट ने स्टार के इर्द गिर्द घूम। प्लैनेट इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? टू द रूट ऑफ क्या जनाब साहब? ऑर्बिटल रेडियस। सिंपल लिखिए उसको, ऑर्बिटल रेडियस। Orbital speed of any planet is inversely proportional to the root of its orbital radius. इधर it लिख दीजिए, of its orbital radius। अब orbital radius का आपको मतलब पता ही है, और ये जुमला भी किसके लिए हो सकता है? यही जुमला जो है वो आप क्या कहते हैं, अगर आप कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड की बात हो रही है, किसकी? प्लैनेट के ऑर्बिटल स्पीड की बात हो रही है, तो वो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है, its orbital radius। जी जनाब साहब, यही जुमला चेंज होकर क्या हो सकता था? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एनी मून इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है जनाब साहब, यही जुमला प्लैनेट के अलावा मून की बात भी कर सकते हैं। अब वो मैंने वो आगे अर्थ और सन का जिक्र ही खत्म कर दिया, चूंकि इट्स ऑर्बिटल रेडियस क्या दिया है, उसकी डेफिनेशन आपको पता ही है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके सेंटर से लेकर जो चीज सेंटर पर है उधर तक का जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। अच्छा, मेरे लिए ना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं ज्यादा फोकस इस पे करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है सवाल कैसे होंगे, सवाल ऐसे होंगे कि एक ही सिस्टम की बात हो रही होगी, लाइक सोलर सिस्टम की बात हो रही होगी, तो सोलर सिस्टम में कैपिटल एम तो चेंज नहीं होगा। हाँ, अब सवाल या तो अर्थ का होगा, मतलब सोलर सिस्टम के अंदर ही अर्थ और जुपिटर की बात आ जाएगी, जुपिटर और मार्स की बात आ जाएगी, वीनस की बात आ जाएगी, तो इन सब के लिए क्या चेंज हो रहा है? आई थिंक इन सब के लिए आर चेंज हो रहा है। तो ये तो नहीं कहता कि सोलर सिस्टम में थे तो फिर किसी और सिस्टम में थे, तो यहाँ अर्थ इस सिस्टम में थी तो अर्थ उस सिस्टम में थी, ऐसा तो नहीं होगा। सिस्टम एक ही रखा जाएगा। कैपिटल जी मुझे लगता है वो तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है। कैपिटल एम को भी सवाल वाले ने क्या कहना है, उसने उसको भी सवाल में कांस्टेंट ही करना है। अगर चेंज किया भी उसने तो क्या चेंज होगा जी? वो ये क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल रेडियस ही चेंज होगा। सिमिलरली अगर अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट बनाना है तो अर्थ को तो नहीं चेंज, वो कहेगा जी अर्थ थी, अर्थ के इर्द गिर्द क्या था? डिफरेंट सैटेलाइट्स थी, एक सैटेलाइट इस फासले पर थी, दूसरे सैटेलाइट उस फासले पर थी। आई थिंक इस तरह का कंपैरिजन होगा। रेडियस वाला कंपैरिजन ज्यादा होगा, मास वाला कंपैरिजन, क्योंकि एक ही चीज को ये तो नहीं कह सकता कि अर्थ सूरज के सिस्टम में थी तो क्या था, अर्थ जो है वो किसी और स्टार के सिस्टम में चली जाए तो क्या होगी। अब वो तो प्रैक्टिकल सिचुएशन तो नहीं है ना, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल ये जरूर है कि एक ही सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, उसमें पहला प्लैनेट इस फासले पर है, दूसरा प्लैनेट इस फासले पर है, तीसरा प्लैनेट इस फासले पर है, तो उन प्लैनेट्स की क्या चीज कंपेयर कीजिए, उनकी ऑर्बिटल स्पीड्स कंपेयर कीजिए, जो कि उनके ऑर्बिटल रेडियस पर डिपेंड करती है। आई थिंक मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये वाला ज्यादा मेरे एग्जाम के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। मैं उसका वैसे सवाल भी आपको बना दूंगा, इस वक्त बस मैं एक बात ये लिखवाना चाहता हूँ कि जो अगर आप सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे उनकी डिफरेंट ऑर्बिटल स्पीड होएगी। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्बिटल रेडियस, और ये बड़ा सीधा सीधा सा फैक्ट है। और जो दूर वाले होंगे उनका क्या होगा, जो ऑर्बिट मतलब जो प्लैनेट जितना दूर होगा उसका ऑर्बिटल रेडियस उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी कम होगी। जितना वो दूर जाएगा तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, उसकी स्पीड के कम होने से क्या फर्क पड़ेगा, इस बात की तरफ भी हम आगे की तरफ जाएंगे। मैं चाहता हूं आप दोनों बातों को क्या कहते हैं, बात बराबर करिए, दोनों कॉलम्स बराबर करिए और एक नोट लिखिए जरा। नोट्स बराबर करें और कॉलम्स बराबर करें और एक नोट लिखें। अगर तो आपने इसमें एक जुमला लिखा है, दो लिखें, दो लिखें बस, ठीक है, फिर बराबर कर दें। लेकिन आप इन द सोलर सिस्टम एक जनरल सा नोट लिखिए। इन द सोलर सिस्टम different planets have different orbital radius.
in the solar system, different planets have different क्या? Different orbital radius. Different planets have different orbital radius. So different orbital speeds. In the solar system, different planets have different orbital radius, so different orbital speeds. और कॉमन लगा के आप ये लिख सकते हैं कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा, मतलब देखें ग्रेटर द ऑर्बिटल रेडियस, स्मॉलर या स्लोअर द ऑर्बिटल स्पीड. क्या लिखे जी? ग्रेटर द ऑर्बिटल रेडियस, स्लोअर द ऑर्बिटल स्पीड. किसी को मसला इस बात से? एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करता हूं, फिर उसका मतलब निकालते हैं. ठीक है जी. कंपेयर द ऑर्बिटल स्पीड of the planet Earth compare the orbital speed of the planet Earth with the planet Jupiter, given the following over V orbital for Jupiter नीचे, V का फॉर्मूला क्या है? इट इज GM ओवर क्या? तो इट इज GM ओवर R. R किसका? अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस ओवर क्या? GM ओवर R. किसका ऑर्बिटल रेडियस जी? यहां जुपिटर का ऑर्बिटल रेडियस आएगा. अच्छा, अब क्या करूं? क्या क्या कट रहा है वैसे बीच में से? तो मुझे वैसे उसको रखनी नहीं चाहिए था. कैपिटल G वैसे कांस्टेंट है. मास ऑफ द सन वैसे कांस्टेंट है. इट इज जस्ट क्या? 1 ओवर रेडियस ऑफ द अर्थ होल डिवाइड बाय 1 ओवर रेडियस ऑफ द जुपिटर होल अंडर रूट. ये रेशो उल्टी हो जाएगी. उल्टी हो जाएगी तो क्या बनेगा ये? आई थिंक इट विल बिकम क्या? रेडियस ऑफ द जुपिटर ऊपर आ जाएगा होल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ. और ये रेडियस कौन से वाला है? ये उनका प्लैनेट्स का रेडियस नहीं है, ये वो कैपिटल R वाली वैल्यू. ये ऑर्बिट, एक काम करें O भी लिखें साथ साथ, O भी लिखें RO, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द जुपिटर. यहां भी लिखें यार, ये R के नीचे O जरूर लिखें, क्योंकि हमने एक और भी काम किया हुआ है. वो प्लैनेट्स के अपने अपने सेंटर से सरफेस तक वाला भी रेडियस पड़ा हुआ है. वो रेडियस कुछ और होता है और ये रेडियस कुछ और है. इन जैसे V के साथ OO लिख रहे हैं, इसी तरह R के साथ भी OO लिख दीजिए. ऑर्बिटल रेडियस की बात हो रही है और इसका होल क्या? नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज पुट कर लें. क्या वैल्यूज है? जुपिटर की वैल्यू है 7.78 इंटू 10 पावर 8 ओवर अर्थ के लिए वैल्यू है 1.50 इंटू 10 पावर 8. उसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, तो होल अंडर रूट कर लीजिए. प्लीज बताइए क्या जवाब आता है? 2.28. 2.28 क्या? कुछ भी नहीं. क्यों? रेशो है, तो रेशो तो जस्ट कंपैरिजन है. यहां से पता क्या चलता है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द जुपिटर इज इक्वल टू क्या? 2.28. जिसका मतलब ये निकलता है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, ऑफ द प्लैनेट अर्थ, इज इक्वल टू 2.28 टाइम्स व्हाट? 2.28 टाइम्स ऑर्बिटल
स्पीड ऑफ क्या, ऑफ द प्लेनेट जुपिटर, एलओजी। क्योंकि जुपिटर का ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कम होगी। अर्थ का चूंकि रेडियस कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? अब वो बेशक उसका जुपिटर का रेडियस 7.78 और 1, वो जो भी रेशो है, अगर आपकी स्पीड की रेशो चेक करेंगे तो कितनी है। वैसे एक बात बताएं यार, ये मैंने इतना लंबा चौड़ा काम क्यों किया है? ये तो जैसे बचपन में यूनिटरी मेथड करते थे वैसे नहीं हो सकता, वैसे भी तो हो सकता है। कैसे? ये प्लैनेट्स लिखे हैं आपने, ये उनका क्या लिखा है, ये उनका ऑर्बिटल रेडियस लिखा है। मैं इनका ना एक और कॉलम बना देता हूं इस चीज का, ऑर्बिटल स्पीड्स का कॉलम बना देता हूं। हाँ, उसकी यूनिट अगर किलोमीटर है और किलोमीटर के हिसाब से ही चलना है तो आप कहें सर जी यहाँ तो स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर सेकंड में निकाल लें। अच्छा जी, वैसे अगर मुझे एक आधे की स्पीड पता होती तो मैं दूसरे की यहाँ एक्स लिखकर, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करता। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई तो तब करते हैं जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। जब इनवर्स, हाँ, फिर आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो क्या करते हैं? लेकिन एक और फर्क भी डालता, क्या? ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यूज हैं उन पे क्या लगा देता? उन पे अंडर रूट्स भी लगा देता। उन पे अंडर रूट्स लगाकर उनको क्या कर लेता? आमने सामने उनको मल्टीप्लाई कर लेता। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं कि अगर मैं कहूं कि क्या सिचुएशन चल रही है, मेरे पास ना इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड गिवन है, जुपिटर की एक पर्टिकुलर स्पीड सपोज करो कितनी है, v है। कितनी है जी? v। इसकी स्पीड मुझे निकालनी है, वो कितनी है? दैट इज x। हेलो जी, अगर इसकी स्पीड v है और उसकी स्पीड मैंने x निकालनी है तो क्या उसके लिए करना पड़ेगा? दो काम करने पड़ेंगे। मैंने पहले इनको यूं करके वो जो यूनिटरी के चक्कर में लिख दिए, फिर इनको एक काम और होगा, इस वैल्यू के ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा। और फिर मल्टीप्लाई कैसे करना होगा? मल्टीप्लाई क्रॉस में नहीं करना, मल्टीप्लाई आमने सामने करना है। आई होप ओ लेवल्स में इसी तरह कहीं करते होंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हाँ, अब चूंकि अंडर रूट का इन्वॉल्वमेंट भी है तो जिस क्वांटिटी पर अंडर रूट का इन्वॉल्वमेंट है उस क्वांटिटी को के ऊपर अंडर रूट डाल दो, दैट्स इट। किसको मसला है? वैसे यहां से क्या जवाब आएगा? x मल्टीप्लाई बाय क्या? अंडर रूट ऑफ 1.50 इंटू 10 पावर 8 इज इक्वल टू क्या? v मल्टीप्लाई बाय क्या? अंडर रूट ऑफ 7.78 इंटू 10 पावर 8। प्लीज बताइए x का जवाब क्या आता है? ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा तो जवाब इधर भी क्या आएगा? 2.28 टाइम्स v ही आएगा। अब आपकी मर्जी है भाई, आपको पूरा फिजिक्स समझना है या आपको मेंटल मैथ्स वाला, यूनिटरी वाला फिजिक्स समझना है। दोनों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उसको कर लीजिए, ठीक है जी। ये बल्कि सवाल के नंबर डिसाइड करते हैं। एक नंबर का सवाल है तो सीधा सीधा यूनिटरी लगा के काम खत्म कीजिए, और अगर नंबर ज्यादा है सवाल के तो क्या कर लीजिए भाई, आई थिंक उसको पूरा करके दिखा दीजिए कि ऐसे करना था, फिर ऐसे करना था, फिर ऐसे करना था, फिर ऐसे करना था। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करो जी। यू नो क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? हमने ये ऑर्बिटल क्या कहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द व्हाट, इन द और एनी मून अराउंड इट्स, इसको ब्रैकेट में लिखिए, और एनी मून अराउंड इट्स प्लैनेट, और एनी मून अराउंड इट्स प्लैनेट। उस्मान थोड़ा सा जाके बाहर से पानी शानी पी लें। क्या बात हो रही है जनाब साहब? हमने कहा सिंस व्हाट द ऑर्बिटल मोशन ऑफ वट एवर ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द, क्या बोलते हैं, स्टार, या ऑफ एनी मून अराउंड द क्या प्लैनेट इज व्हाट, इज अ पीरियोडिक मोशन, इज अ पीरियोडिक फिनोमेना, इज अ पीरियोडिक फिनोमेना। So what? So there must be a concept of, so there must be a concept of क्या बच्चों? There must be a concept of time period and frequency associated with it. So there must be a concept of time period or and frequency associated with it. Underline the word time period, please. Underline the word time period.
और उस टाइम पीरियड को अंडरलाइन करके एक नई टर्म बना लें, ऑर्बिटल पीरियड। क्या टर्म बनाए जी? इस टाइम पीरियड को मैं क्या बोलूंगा जी? आई विल कॉल दिस ऑर्बिटल पीरियड। सो जो हमारा नया टॉपिक है अभी क्या बनता है? दैट इज ऑर्बिटल पीरियड। आई होप इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा ये? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, वन सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए जी, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब किसने करना है आप ये देख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर ऑर्बिट बाय द प्लैनेट in the gravitational field of the star, या time required to complete one circular orbit by the moon in the gravitational field of the planet। जो भी आपने करना देख लीजिए, ये मून और प्लैनेट को छोड़िए, प्लैनेट और सन को भी छोड़िए, जनरल लिखिए, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब किसने करना है, किसके इर्द गिर्द करना है, वो बात की बात है। अच्छा, अब मुसीबत यह है, बात यह है कि मैंने निकालना कैसे है। मुझे एक बात ये बता दीजिए, मैंने जो ये काम किया हुआ है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स सर्कुलर, यहाँ पे हमने स्पीड का फॉर्मूला निकाला था, कौन सी वाली? ऑर्बिटल स्पीड। ये जो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला निकाला है, मैं इसी स्पीड में से, ये स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है ना, या एक्सेलरेटेड है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड का बचपन में फॉर्मूला क्या होता है? मैं इसको डिस्टेंस ओवर टाइम कर देता हूँ, और डिस्टेंस कितना ले लूँ? अगर मैं डिस्टेंस ले लूं पूरे सर्कल का, कितना ले लूं? पूरे सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है? 2πr। तो फिर टाइम कितना ले लूंगा? पूरा टी ले लूंगा, कैपिटल टी। तो आई थिंक मैं इसी इक्वेशन को फॉलो करूंगा जी, इसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे। कौन सी वाली है सुनिए जरा। इसका फॉर्मूला निकालना है मैंने। फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/r। अब ये स्पीड की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? I can write it as क्या, distance over time is equals to gm/r। अब डिस्टेंस कितना लूं तो टाइम कैपिटल टी हो जाएगा। आई थिंक अगर डिस्टेंस मैंने पूरे सर्कल का ले लिया, कितना? इफ d इज इक्वल टू क्या? 2πr, देन t इज इक्वल टू क्या? कैपिटल टाइम। डिस्टेंस कितना ले लें? पूरे सर्कल का ले लें, जिसको आप सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इफ डिस्टेंस इक्वल टू 2πr, मतलब distance is equal to circumference then time is equals to capital T, that is क्या जी? that is time period या orbital period। हेलो जी, तो चेंज करने जरा आप सब जरा, डिस्टेंस की जगह क्या लिख दें? 2πr लिख दें। ओवर टाइम की जगह क्या लिख दें? कैपिटल टी लिख दें, इज इक्वल टू gm/r का अंडर रूट कर दें। अब मुझे तो सब्जेक्ट किसको बनाना है? मैं तो इस इक्वेशन में से सब्जेक्ट कैपिटल टी को बनाना चाहता हूं। क्या करूं? एक काम करें, इसको उल्टाऊं तो इसको भी उल्टा दूं। मैथ्स इस चीज की इजाजत देती है कि अगर एक साइड पे मैं ऊपर नीचे कर दूं तो अगली, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल। आई थिंक मैथ्स वुड से कि t इज इक्वल टू क्या? 2πr इज इक्वल टू r ओवर क्या? gm का अंडर रूट। अब क्या करें? आई थिंक ये जो t तो एक ही दफा है, r कितनी दफा है? ये 2 दफा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर 2 दफा है भी तो इकट्ठा हो जाना चाहिए। उधर भी r है, इधर भी r है, तो दोनों r को क्या कर दूं मैं? इनको इकट्ठा करने के लिए अब एक मसला है, एक स्क्वायर रूट के अंदर है, एक स्क्वायर रूट से बाहर है, तो अब क्या करूं? स्क्वायर ले लेते हैं। चलें जी, स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने से क्या होगा? एक तो जान छूटेगी किसे? इस स्टेप में मैंने क्या किया? किसी भी मून के इर्द गिर्द, किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द अगर कोई मून घूम रहे हैं, कोई सैटेलाइट्स घूम रही हैं, या किसी भी स्टार के इर्द गिर्द कोई प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में सर्कुलर ऑर्बिट्स में हैं इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, उन सब के ऊपर ये स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस का एक रिलेशन है, वो अप्लाई होता है। और इस रिलेशन का नाम क्या है?
समथिंग लाइक केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या आपने न्यूटन के तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़े हैं, उसके तो सारे लॉस पढ़ लिए हैं, उसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया है, लेकिन प्लैनेटरी मोशन के ऊपर ये जो केपलर साहब हैं, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है, दिस इज फेमसली नोन एज क्या? केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो एक काम कर लीजिए, बस इसके नीचे लिखिए दिस प्रोपोर्शन इज नोन एज, दिस प्रोपोर्शन इज नोन एज क्या जनाब साहब? इट इज नोन एज केपलर्स व्हाट? थर्ड लॉ। के से केपलर, KEPLAR, KEPLAR, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आप कहेंगे सर जी थर्ड लॉ पे सीधे सीधे चले गए, इसका फर्स्ट लॉ क्या है? तो अगर आप मुझसे इसका फर्स्ट लॉ पूछेंगे तो मैं कहूंगा जी ये जो कहानी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सी कहानी है? दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। लेकिन लिखने की जरूरत, हमारा सिलेबस उसको ऐसे केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट है कि जो V निकलता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? ये वाला कौन सा? दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और फिर जो वो लिखा है वो क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ। कहता है एक ही कहानी से आपने दोनों तीनों निकाले हैं, तो फर्स्ट को मतलब जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है या सेकंड या थर्ड है, काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन केपलर साहब का एक ही कहानी है, वो एक ही कहानी को पहले लिखते हैं FG और FC बराबर है, फिर क्या लिखते हैं? फिर कहते हैं उसमें से सब्जेक्ट बनाओ V को, तो V इज अंडर रूट ऑफ GM ओवर R है। फिर क्या लिखते हैं? कहते हैं V की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम लिखकर D की जगह 2 पाई और T की जगह कैपिटल T लिख दो, तो फिर T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R क्यूब ओवर GM के बराबर है, ठीक है। तो कहते हैं आप साहब एक ही लॉ पढ़े यार, एक ही है ये, तीन अलग अलग बातें तो नहीं है। क्या तीन अलग अलग बातें? एक ही चीज थी, FG इक्वल टू FC। वहां से आपने क्या किया? बस FG की जगह FG का फॉर्मूला लिखा है, FC की जगह FC का फॉर्मूला लिखा है। पहले सिंप्लीफाई किया तो V पे जाकर रुक गए हैं। अब V की जगह क्या कर दिए? V की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम कर दिए, वहां से डिस्टेंस को पूरा सर्कमफ्रेंस ले लिया, तो टाइम को पूरा टाइम पीरियड ले लिया, वहां से टाइम पीरियड को सब्जेक्ट बना दिया है। जब आपने टाइम पीरियड को सब्जेक्ट बना दिया है तो वो अगली कहानी, अगली इक्वेशन निकल आई है। तो एक ही इक्वेशन के डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हो रहे हैं, डिफरेंट नहीं सेम एक्सप्रेशन हो रहे हैं, बस कहां तक अच्छा यहां से भी आगे अगर मैं जाऊं तो क्या करूं? मैं T को 1/f कर देता हूं। T को क्या कर दूं जी? 1/f कर दूं, F का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या करूं? केपलर्स फोर्थ लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बना दूं। खैर बार थर्ड शेड को माने गोली, जस्ट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन करें। थर्ड लॉ को ब्रैकेट में लिखें यार, थर्ड को लॉ ब्रैकेट में लिखें। असल में शुड बी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जैसे इस चैप्टर के स्टार्ट पे आपने कहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और मैं समझता हूं कि चैप्टर को खत्म कैसे करना चाहिए? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपने चैप्टर स्टार्ट किया था, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे जाकर आपका टॉपिक खत्म होता है। बहरहाल एक छोटा सा काम और भी है, बल्कि दो काम है। एक तो ये जमीन के इर्द गिर्द कुछ सैटेलाइट्स हैं जिनका स्टेटस हम देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो रह गया है। और हर जो भी ये ऑर्बिट में है, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। आई थिंक कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनर्जी की इक्वेशन भी और जियो सैटेलाइट की भी।